मानव शरीर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर को हमने 8 पार्ट में बांट रखा है, यानी कि 8 जगह हम इसको बांट देते हैं, क्योंकि इनके कार्य, इनके संरचना, इनकी आकृति सब अलग अलग है। इस वजह से इन सबको इनके कार्य के आधार पर हमने इनको 8 भागों में बांट दिया। सबसे पहले बात करता हूं मैं पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो पाचन का कार्य करती है, जैसे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है। श्वसन तंत्र में हम उन चीजों का अध्ययन करेंगे जो शोषण का कार्य करती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करेंगे? फेफड़ों का। श्वसन तंत्र में हम मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेंगे? फेफड़ों का। ओके। उसी तरह हमें चलने के लिए, हमें उठने, बैठने, खड़े होने के लिए किस तंत्र की आवश्यकता होती है? कंकाल तंत्र की आवश्यकता होती है। अगर मान लो अपने शरीर में हड्डी नहीं होती तो मैं ऐसे ही नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ एक मांसपेशियां होती और मेरा हाथ यूं खड़ा ही नहीं हो पाता। तो संचालन के लिए, गमन करने के लिए हमारे अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो इस कंकाल तंत्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? हड्डियों का। इस कंकाल तंत्र में हम किसका अध्ययन करेंगे? हड्डियों का। इसके बाद हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल, मूत्र, पसीना, ये सारी चीजें, इन सबको त्यागने के लिए एक तंत्र बनाया हमारे शरीर में। उस तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र। जैसे हमने रात को खाना खाया, अब वो खाना धीरे धीरे पीसेगा, पीसने के बाद उसमें से रस निकाला जाएगा। रस निकालने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो कचरा बचता है, जैसे आम को चूसने के बाद जो गुठली बचती है, उसी तरह हम जो भोजन खाते हैं, उस भोजन में जो लास्ट का जो उसका जूस निकालने के बाद जो कचरा बचता है, उस कचरे को जिस तंत्र के माध्यम से बाहर निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में हम मुख्य रूप से वृक्कों का अध्ययन करेंगे। वृक्क। अब बात करेंगे परिसंचन तंत्र की। परिसंचन तंत्र में हम हृदय, रक्त, इन सब का अध्ययन करेंगे। परिसंचन तंत्र का मतलब वो है कि हमारे शरीर में जो चीज प्रवाहित हो रही है, जो लिक्विड प्रवाहित हो रहे हैं, जो द्रव प्रवाहित हो रहे हैं, जैसे रक्त, जैसे पानी, जैसे एंटीबॉडीज, WBC, RBC, इन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे? परिसंचन तंत्र। और इस परिसंचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय। मुख्य अंग कौन सा है? हृदय। तो परिसंचन तंत्र में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? हृदय। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम वो चीजों का अध्ययन करेंगे, उन चीजों पर स्टडी करेंगे जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं। जैसे मैंने ये मार्कर अपने हाथ में पकड़ रखा है और अब मैं इस पे लिख रहा हूं, तो ये मेरा दिमाग यहाँ से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सिर से लेकर हाथ तक। इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे सिर से लेकर हाथ तक। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं। मेरे दिमाग ने संकेत दिया इस मार्कर को पकड़ने का, इस न्यूरॉन ने संकेत दिया इस न्यूरॉन को, फिर ये न्यूरॉन से संचरित होता हुआ संकेत आखिरकार किसके पास आता है? यहाँ की मांसपेशियों के पास। फिर इन मांसपेशियों को पता चलता है कि हमें मार्कर पकड़ना है। तो तंत्रिका तंत्र में हम मुख्य रूप से किस अंग को स्टडी करेंगे? दिमाग को, यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है। इसके बाद पेशीय तंत्र की बात करते हैं। देखो, मनुष्य की सबसे बाह्य परत होती है त्वचा। मनुष्य की सबसे बाह्य परत होती है त्वचा। त्वचा के बाद आता है वसा की परत। 1, 2, 3। देखो, हमारे शरीर के अंदर यहां से लेकर सबसे बाह्य परत होती है, सबसे बाह्य आवरण होती है त्वचा। उसके बाद त्वचा के ठीक अंदर की ओर वसा की परत होती है। वसा
वसा की परत होती है, जिसे सामान्य भाषा में चर्बी कहते हैं। यह हमारी वातावरण के ठंडे गर्मी से सुरक्षा करती है। त्वचा हमारी जीवाणु, बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी आदि से हमारी सुरक्षा करती है। फिर वसा के भीतर की ओर रहती है पेशियां। वसा के भीतर क्या होती है? पेशियां। ये पेशियां ऐसे डिजाइनदार होती है ना, कभी देखा होगा आपने, जो आदमी ज्यादा बॉडी बनाते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है, जो आदमी ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है, ये जो वसा वाली लेयर होती है, ये वसा वाली लेयर होती है, ये लेयर पसीने के माध्यम से या फिर उसका ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उसके माध्यम से ये वसा की जो परत होती है, ये परत पतली हो जाती है। और पतली होने की वजह से जो इसके पीछे वाली लेयर है पेशियों वाली, ये दिखने लग जाती है। इसी वजह से उनकी मांसपेशियां दिखने लग जाती है, क्योंकि उनके शरीर में वसा की मात्रा बिल्कुल घट जाती है। और जो ये पेशी जिस पर लगी होती है वो होती है हड्डी। ये पेशी जिस पर लगी होती है वो होती है हड्डियां या हड्डी। अब बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। अब देखो, हार्मोन्स ही एक ऐसी चीज है जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है। ज्यादातर बीमारियां हार्मोन्स की वजह से होती हैं। हार्मोन्स बहुत खतरनाक चीज है। यदि अगर इसकी कमी होती है तो शरीर बीमार ग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। यदि अगर इसकी अधिकता होती है तो भी आदमी बीमार हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल से अध्ययन करेंगे। और अब हम मानव शरीर की विशेषताएं और फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65%। मतलब मानव शरीर को अति आवश्यक है जल। यदि अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसका वजन यानी कि 65% यानी कि 65 किलो उसके अंदर क्या है? पानी है। तो मानव शरीर के अंदर जल की मात्रा 65% होती है। रक्त, मानव शरीर के अंदर रक्त 5 से 6 लीटर होता है सामान्यतः। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसका 5 से 10% हिस्सा रक्त का होता है, यानी कि 5 से 6 लीटर उसके अंदर रक्त पाया जाएगा, ठीक है। 5 से 6 लीटर मीन 5-6 किलो समथिंग। हड्डियों की संख्या, मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। इसका कारण ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती है, यानी कि टुकड़ों में रहती है। इस वजह से इनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। मांसपेशियों की संख्या होती है 639, यानी कि मांसपेशियां, जैसे हमारी यहाँ की मांसपेशियां अलग होती है इस मांसपेशियों से, यहाँ की मांसपेशियां अलग होती है, जांघों की अलग होती है, हाथ की अलग होती है। तो इस तरह हमारे अंदर भीतर की ओर मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। एक मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं। रक्त का पीएच, हर चीज का पीएच होता है, उसी तरह हमारे रक्त का भी पीएच होता है। हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि एक क्षार है, यानी कि हमारा रक्त क्या है? क्षार है। एक मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। एक मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, यानी कि यूं कह सकते हैं आरबीसी मतलब रक्त, आरबीसी का मतलब यूं मान सकते हो कि रक्त। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये अपने आप नष्ट हो जाती है और इनका समापन हो जाता है और नई आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से। सबसे कठोर पदार्थ, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। ये दांत का सबसे ऊपरी परत जो होती है ना, जो चमकती है, सफेद रंग की होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होने के कारण सबका शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल, जो दांतों में पाया जाता है। इनेमल के घिसने से ही दांतों में कैविटी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है जबड़ों की। देखो, सबसे कठोर तत्व चाहिए तो इनेमल, जो कि मुंह में है। सबसे कठोर हड्डी चाहिए, वो भी मुंह में मिलेगी, जबड़ों की। सबसे कठोर मांसपेशी चाहिए तो वो मसूड़ों की, ये भी मुंह में मिलेगी।
सबसे बड़ा अंग हमारी स्किन, त्वचा। अगर हमारी स्किन की त्वचा को निकाल कर देखें तो वो सभी अंगों से सबसे बड़ा अंग कहलाएगा। त्वचा एक अंग है, तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग मतलब हमारे शरीर के भीतर की ओर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, यानी कि लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। भाई यकृत एक अंग भी है तो एक ग्रंथि भी है, यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्योट ग्लैंड्स बोलते हैं, और इसी ग्रंथि का नाम, इसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। मतलब ग्रंथियों में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि ही वो है जो सभी ग्रंथियों को ऑर्डर देती है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को ऑर्डर देती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ की, यहां से लेकर यहां तक यह हड्डी पाई जाती है और ये जांघ पर पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, उसमें से सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो किसमें पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, जो कि पुरुषों में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो ओवम, जिसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं, जो कि महिलाओं में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसके बारे में अपन ने तंत्रिका तंत्र में पढ़ा है। तो वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना न्यूरॉन की, वो यही है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, मतलब सेल्स। मानव एक स्तनधारी जीव है, यानी कि मानव में स्तन ग्रंथियां पाए जाने के कारण मानव एक स्तनधारी जीव कहलाता है। मतलब कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाता हो वह स्तनधारी जीव में आते हैं, तो मानव एक स्तनधारी जीव है। समतापी। समतापी का मतलब है कि मानव के शरीर का तापमान एक निश्चित तापमान होता है। जैसे मानव शरीर का निश्चित तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी कि ये एक समान तापमान है, चाहे बाहर सर्दी हो कि गर्मी हो, हमारा तापमान कितना रहेगा? एक समान तापमान पर रहेगा, जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मानव शरीर में रक्त समूह की संख्या, ब्लड ग्रुप की संख्या होती है 4, ए बी ए बी ओ। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हम बाद में। सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं, मतलब कि ये जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सभी व्यक्तियों को, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, पर ले किसी से नहीं सकता। ले सकता है सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी ब्लड ग्रुप, मतलब कि ये इस तरह, इस रक्त समूह वाले, इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सभी से रक्त ले सकते हैं, सभी से रक्त ले सकते हैं, केवल दे सकते हैं तो सिर्फ एबी को। नसें नहीं होती, नाखून और बालों में नसें नहीं होती, इस कारण इनको काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द होने का कारण हमारी नसें हैं, जो हमारे नसों को तंत्रिका तंत्र में कन्वर्ट करके उस संकेत को दिमाग तक भेजती है। इस वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। क्योंकि अब नाखून और बालों में नसें नहीं है तो फिर हमारा संकेत कैसे पहुंच पाएगा दिमाग तक, इसलिए हमें दर्द नहीं होता। नेत्रदान में कोर्निया निकाला जाता है। आंख के बाहर एक पारदर्शी परत होती है, आंखों के बाहर एक पारदर्शी परत होती है, जैसे ये होता है लेंस, ये होता है काले रंग का। इस लेंस के ऊपर एक परत होती है ऐसे करके, जो पारदर्शी होती है,
जो पारदर्शी होती हैं। इस कॉर्निया को आंखों से निकाल लिया जाता है, इस कॉर्निया को आंख से निकाल लिया जाता है और नेत्र बैंकों में इसे संचित करके रखा जाता है। और फिर कब जब किसी व्यक्ति को नेत्र की आवश्यकता होती है तो ये कॉर्निया उसके आंखों में लगा दिया जाता है। तो एक पहली बात कि नेत्रदान में कभी भी पूरी आंख को नहीं निकाला जाता है, सिर्फ उसके ऊपरी परत की एक पार्ट होता है जो पारदर्शी होता है। उस कॉर्निया को एक कैंची के सहायता से 10 या 5 मिनट के अंदर उस कॉर्निया को निकाल दिया जाता है और उसे एक नेत्रदान बैंकों में संचित करके रख लिया जाता है। मानव शरीर के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है जिसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। अंडाणु जिसे ओवम कहते हैं, ओवम का निर्माण अंडाशय में होता है। मादाओं के अंडाशय से तो अंडाणु का निर्माण होता है और पुरुषों के वृषण से टेस्टिस से शुक्राणु का निर्माण होता है और यही आगे जाकर जनन करने में सहयोग देते हैं। शोषण करने में हमारे लिए फेफड़े उपयोगी हैं और तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। हमारे शरीर में अपने तापमान का नियंत्रण कि किस जगह कम करना है, किस जगह ज़्यादा करना है, ये कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जैसे बुखार आता है ना तो उस समय ये ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की वजह से हमारे शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये हमारे तापमान का क्या करती है? नियंत्रण करती है। सबसे बेस्ट अंग हृदय, बिजी ऑर्गन, हर ऑर्गन रिलैक्स पा लेता है। जैसे यदि अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो किडनी में पानी फिल्टर नहीं होगा तो वो आराम से रिलैक्स करेगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा आमाशय, आहार नाल, जितना भी पाचन तंत्र का सिस्टम है वो रिलैक्स कर लेगा। लेकिन मेरा हृदय बस चलता ही रहेगा, सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, भगते वक्त, बस ये चलता ही रहता है। इसलिए इसको सबसे ब्रेजी ऑर्गन या व्यस्त अंग की संज्ञा दी गई है। रक्त का छानन, रक्त को छानने का कार्य वृक्क करते हैं। वृक्क यानी किडनी करती है। यूरिया यानी मूत्र, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त का निर्माण या आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा या बोन मैरो में। जैसे हमारे शरीर की किसी भी हड्डी, जैसे मान लो पैर की हड्डी ले लेते हैं। इस पैर की हड्डी को, जैसे ये पैर की हड्डी है, इस पैर की हड्डी को बीच में से काटते हैं। काटने के बाद हम इस हड्डी को यूं करके देखते हैं, ऐसे यूं पकड़ के यूं करके देखते हैं तो हमारी हड्डी के अंदर ऐसे 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 लाल लाल एक चीज पाया जाता है। लाल कलर का, लाल रंग का मज्जा होता है। लाल रंग का एक मज्जा होता है। इसी से ही आरबीसी का या रक्त का निर्माण होता है। ठीक है। हमारी हड्डी के मध्य में लाल रंग का एक मज्जा पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो से रक्त या आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद बात करते हैं, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो आज की क्लास में सिर्फ बस इतना ही। इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, जितने भी तंत्र हैं उन तंत्रों को विस्तार से अध्ययन